Substitution reactions, one of the chief reactions of alkane, यानी alkanes के जो chief reactions हैं substitution है और अगली oxidation reaction है, तो वो अगला हम समझेंगे कि what are oxidation reaction. First of all, substitution reactions होते क्या हैं, define करते हैं. तो a reaction in which an atom or group of atoms is replaced by another atom or group of atoms. तो इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो. तो इस वजह से इसको सब्स्टिट्यूशन कहता है कि हटाओ रिएक्शन, एक आके दूसरे को वहाँ से हटा देगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मीथेन का रिएक्शन देखें, दिस इज़ CH4 when reacted with chlorine HCl, sorry not HCl, with chlorine in the presence of sunlight. अच्छा, उसको मैं लिख दूंगा H न्यू सनलाइट. यहाँ पे बस जस्ट वो पॉइंट समझना है कि पॉइंट क्या हुआ. तो अब ये होगा कि CH4 उसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो हो जाएगा CH3 और Cl और प्लस हो जाएगा HCl. अब देखते हैं कि व्हाट हैपेंड इन दिस रिएक्शन, कि इसमें सब्स्टिट्यूशन अब कैसी हुई. तो अगर हम मीथेन को अब वो कर दें, डाइसेक्ट कर दें, सॉरी, तो इसमें आपको कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं विद 4 हाइड्रोजन्स. दूसरी तरफ जब हम क्लोरीन को देखते हैं, तो क्लोरीन ने सिंगल बॉन्ड दूसरे क्लोरीन से बनाया है. अब जब रिएक्शन हुआ तो आगे प्रोडक्ट जो हम लिख रहे हैं, तो प्रोडक्ट में कार्बन के वहीं 4 बॉन्ड हैं, कोई बॉन्ड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ, और ये क्लोरीन लगा और आगे हुआ प्लस H from the methane and chlorine from the chlorine molecule. तो यहाँ पे अगर हम अब देखेंगे, सो यू कैन सी कि एक क्लोरीन आके उसने यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और वो हाइड्रोजन चला गया है, इस क्लोरीन के साथ मिल गया है. तो इस किस्म का रिएक्शन कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक एलिमेंट या एटम या ग्रुप ऑफ एटम आके दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को निकाल दे और वो ख़ुद कार्बन से बॉन्ड बना ले. जिस तरह ये क्लोरीन आया, कार्बन से बॉन्ड बना गया और हाइड्रोजन को निकाल दिया और वो दूसरे क्लोरीन से बॉन्ड बना गया. सो सच रिएक्शन आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो अल्केन के सबसे फेवरेट रिएक्शंस हैं. आगे बाकी जो केमिस्ट्री है उसमें भी हमें मिलेंगे, और यही सब्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन बस यही होगा कि एक आएगा दूसरे को निकालेगा. यानी जो मॉलिक्यूल है उसमें किसी नए एटम उसमें एटम इंक्रीज़ नहीं होंगे, वहीं एटम रहेंगे. अगर आप यहाँ पे देखिए मीथेन, तो मीथेन में भी आपको मिल रहे हैं 5 एटम, और इधर अगर आप CH3Cl को देखें, क्लोरोमीथेन, तो उसमें भी आपको 5 एटम मिल रहे हैं. तो उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ एटम्स में नहीं आएगा, डिफरेंस में आएगा कि डिफरेंट हो जाएंगे. तो इस किस्म का रिएक्शन कहलाएंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनिशिएट तो करने होंगे, कि कौन इसको करवा देता है.
क्योंकि यहाँ पे ना तो क्लोरीन पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, ना यहाँ पे कोई हमें चार्ज मिल रहा है, तो फिर कैसे ये क्लोरीन आया और यहाँ पे ये हमें मिला कि ये रिएक्शन हुआ। सो दीज आर इनिशिएटेड बाय substitution reactions are initiated by कौन? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल या फ्री रेडिकल। तो पहला न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की वजह से होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियस और फाइल फ्रॉम फिलिक लाइकिंग, न्यूक्लियस लाइकिंग। अब न्यूक्लियस लाइकिंग कौन होगा? तो स्पीशी, अब ये स्पीशी जो है मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, विच हैज़ ए नेगेटिव चार्ज इज न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये खुद जब नेगेटिव होगा तो इस पे अट्रैक्ट करेगा या इसको लाइक करेगा। एक ये कि स्पीशी विच हैज़ ए नेगेटिव चार्ज इज न्यूक्लियोफाइल। दूसरा, स्पीशी विच इज इलेक्ट्रॉन रिच, या एक ऐसा स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज ना हो लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच हो। एग्जांपल देखते जाएं। फॉर एग्जांपल स्पीशी जिस पे ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो OH हाइड्रोक्सिल, तो ये नेगेटिव चार्ज, अब ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। इसी तरह क्लोरो तो न्यूक्लियोफाइल हुआ। इसी तरह सायानो तो न्यूक्लियोफाइल हुआ, एट्सेट्रा। बस नेगेटिव चार्ज हो तो वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अब कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जो इनके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता लेकिन उसके बावजूद भी वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो रिमेंबर लाइक दैट ऑफ H2O। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये लोन पेयर्स हैं, तो इस वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन रिच हुआ और ये पेयर जो है न्यूक्लियस की तरफ दे सकता है। सिमिलरली NH3 को देखें तो NH3 इज़ ए न्यूक्लियोफाइल बिकॉज नाइट्रोजन हैज़ ए लोन पेयर। तो इसी तरह अगर आप CH3OH ये ले लें तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर्स हैं। तो जो लोन पेयर एटम्स होंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कोई भी हो, तो वो फिर कहलाएगा एक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अच्छा, अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, चाहे जो भी हो न्यूक्लियोफाइल, तो a species which can donate electrons for bonding in a reaction is nucleophile। अब ये चाहे नेगेटिव चार्ज वाला हो चाहे इलेक्ट्रॉन रिच हो, दोनों का ये काम ही होगा कि वो बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, तो वो एज ए होल न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। और इसको डिनोशन आपको मिलेगी कभी कभी आपको यूं कि न्यूक्लियोफाइल और उसके ऊपर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिनोट होगा, या न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिखा गया होगा। तो दोनों डिनोशन आप इस्तेमाल कर सकते हो न्यूक्लियोफाइल के लिए। अगला जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनिशिएट करता है दैट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल अगेन, इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रॉन and file from Philic liking, electron liking।
तो ओवरऑल डेफिनेशन करेंगे तो ये हमें मिलेगा कि ए रिएजेंट या स्पीशी, ए रिएजेंट या स्पीशी which can accept electron pair for bonding in a reaction, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल, डिनोटेड बाय अमूमन ई और उसके ऊपर ये पॉजिटिव साइन लगा के, तो ये इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें अगर हम फर्दर एग्जांपल देखें तो इलेक्ट्रोफाइल में तो अब वो कैसे फिर पहचानेंगे। एक पहचान उनका ये होगा कि इलेक्ट्रोफाइल में बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल H पॉजिटिव तो ये इलेक्ट्रोफाइल बना, आयोडीन है और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल बना, NO2 है और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल बना। इसी तरह से HSO3 है और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल बना। इसी तरह कोई अल्काइल ग्रुप है और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल बना। एक तो ये हुआ कि अब ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे बॉन्ड बनाने के दौरान, सो दिस इज़ वाई दे मे बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। दूसरा, मे बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या ऐसे होंगे कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और वो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक कॉमन एग्जांपल इसका ले लें, AlCl3, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है लेकिन कैसे हुआ, एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप का मेंबर है तो इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसने ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन के साथ शेयर किए हैं, ये हुए इसके क्लोरीन 3। तो एल्युमिनियम का जो वैलेंस शेल है उसमें इधर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी बाकी है, तो इस वजह से बाहर से अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर जाए तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको एक्सेप्ट करेगा। सो एल्युमिनियम क्लोराइड इज़ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है एक रिएक्शन के दौरान। इसी तरह ही कई एग्जांपल आपको आगे सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेंगे। BF3 जो है ये अब एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक, इसके साथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मौजूद है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो कई एग्जांपल आगे आपको मिलते जाएंगे कि जिनमें जो है इलेक्ट्रोफाइल आपको मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल आपको मिलेगा। यहाँ से जब आपने बस कंसेप्ट समझना होगा, जो रिएक्शन के दौरान बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके वो होगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। यानी इलेक्ट्रोफाइल, दोबारा बस एक रिव्यू ले लें, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिएक्शन के दौरान ताकि बॉन्ड बनाए, और न्यूक्लियोफाइल which can donate electron pair during a reaction, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल खुद होगा पॉजिटिव, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन लाइकिंग है, और न्यूक्लियोफाइल खुद होगा नेगेटिव, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन लाइकिंग है, या खुद होगा इलेक्ट्रॉन रिच। और जो इलेक्ट्रोफाइल है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकता है, मे बी उसके ऊपर चार्ज हो या ना हो, तो ऊपर हमने इसको डिस्कस किया। तीसरा जो फैक्टर है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इनिशिएट करता है तो वो है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल
फ्री रेडिकल क्या है, कैसे बनता है, और किसको हम फ्री रेडिकल कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। एन एटम और molecule having an unpaired electron is free radical. एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, जिनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो वो फ्री रेडिकल कहलाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल क्लोरीन एटम को ले लें। क्लोरीन मॉलिक्यूल मैंने नहीं लिखा, एटम लिखा। अब ये क्लोरीन जो है 7th ग्रुप का मेंबर है, तो इसके आखिरी शेल में 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है, तो ये हुआ एक फ्री रेडिकल। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी नोन एज फ्री रेडिकल। अमूमन जो रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये अब क्लोरीन हुआ और उसके साथ ये डॉट बना दोगे तो ये फ्री रेडिकल अब कहलाएगा। अच्छा, इसी तरह अब अगर हम मिथाइल को ले लें, CH3 और लिखा हो कि ये डॉट इसके पास है, तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल हुआ। अब ये कैसे हुआ? तो ये ऐसे हुआ कि कार्बन जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं अपने आउटर शेल वाले, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर चुका है, 3 हाइड्रोजन्स के साथ, और 1 इलेक्ट्रॉन उसके साथ अनपेयर्ड बच रहा है। तो इन बाकी इलेक्ट्रॉनों से ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके साथ बच जाएगा, दैट इज टर्म्ड एज फ्री रेडिकल। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं CH3 फ्री रेडिकल। इसी तरह से NO फ्री रेडिकल एट्सेट्रा। तो ये सारे आपके पास फ्री रेडिकल हैं। अमूमन फ्री रेडिकल के लिए आप ये भी दे सकते हो कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम और मॉलिक्यूल आर ऑड, तो वो फ्री रेडिकल हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ये देखें NO को मैंने फ्री रेडिकल कहा। अब ये क्यों कहा? क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप 5th का मेंबर है, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का मेंबर है और इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इन्होंने जब ये बॉन्ड बनाया और NO बना, तो 6 + 5 बिकम्स 11 इलेक्ट्रॉन। तो इन 11 में अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाकी सारे पेयर्ड होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 अनपेयर्ड। तो ये रूल आप अपने साथ जहन में लिख सकते हो कि फ्री रेडिकल में कब कहूँगा। तो जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉट कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एटम या मॉलिक्यूल में ऐड हो जाएंगे, तो दैट विल बी नोन एज ए फ्री रेडिकल।